लेकर आए हैं 2015 में रिलीज हुई एक जापानीज कुकिंग बेस्ड मूवी जिसका नाम है स्वीट बीन। चलिए दोस्तों डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में सेंटारो नाम के आदमी को दिखाते हैं जो इस बड़े शहर में एक छोटे से पैनकेक शॉप में काम करता है। इस दुकान के पास एक गर्ल्स स्कूल है जहाँ के स्टूडेंट्स ब्रेक टाइम में यहाँ पर आकर मस्त पैनकेक्स एंजॉय करती हैं। खासकर ये तीनों लड़कियां दोस्तों यहाँ बैठकर ये स्टूडेंट से खूब गप्पे लड़ाती हैं। अक्सर सेंटारो के साथ जरा फ्लर्ट भी करती है, मतलब मस्त टाइम पास हो जाता है उनका। लेकिन सेंटारो इनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होता है। देखने में तो ये बहुत ही बेचारा लग रहा है, लेकिन पास्ट में ये बहुत ही रफ एंड टफ आदमी हुआ करता था। यहाँ तक कि बरखुरदार तो जेल की हवा भी खा चुके हैं और जेल से छूटने के बाद इस छोटी सी दुकान पर वो पैनकेक्स बनाता है। उन स्टूडेंट्स के जाने के बाद वहां पर एक और स्टूडेंट आती है जिसका नाम है शीना। शीना एक इंट्रोवर्ट लड़की है और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। कभी कभी मन किया तो सेंटारो से एक दो बातें कर लेती है बस। फिलहाल दोस्तों वो भी किसी सोच में डूबी हुई पैनकेक को खा रही है। तब वहां पर एक बुजुर्ग औरत आती है जिन्हें हम नानी कहेंगे। वो सेंटारो से पूछती है कि बेटा बाहर तुमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि तुम्हें एक असिस्टेंट चाहिए, तो वो काम मुझे दे दो ना। उसकी आवाज में दोस्तों इतनी मासूमियत होती है कि सेंटारो को ना कहने का मन नहीं करता। पर वो कहता है कि अरे नानी मुझे तो दुकान की साफ सफाई बर्तन धोना इस तरह के कामों के लिए कोई चाहिए था। अब आप वो काम थोड़ी कर पाएंगी, बहुत मेहनत लगेगी उस पे। नानी कहती कोई बात नहीं बेटा मैं कर लूंगी। तो सेंटारो कहता है कि देखिए मैं तो पार्ट टाइम के लिए किसी को काम देना चाहता था क्योंकि मैं ज्यादा पगार नहीं दे पाऊंगा। वो कहती है हाँ मुझे भी कौन सा करोड़पति बनना है बेटा, बोलो कितना दोगे। तुम जितना भी पगार सोच रहे हो उसका आधा दे दो बस, मेरे लिए काफी है। अब नानी की बातें सुनकर सेंटारो को उन पर तरस तो आ जाता है, लेकिन बेचारा क्या करता। वो इस बुजुर्ग से मेहनत नहीं करवाना चाहता और कहता है कि माफ कर दो नानी, आप कहीं और काम ढूंढ लो, जहाँ काम आपको आसान लगे आप वहीं पर कर ले। नानी बड़ी दुखी हो जाती है और उदास होकर जाने लगती है कि क्या करूं। तो सेंटारो उनको एक पैनकेक पकड़ाता है। वो उसके पैसे देने लग जाती है तो सेंटारो कहता है कि नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए। फिर वो चली जाती है। ये सब कुछ देखकर शीना पूछती कि अगर पार्ट टाइम का काम है तो मुझे वो काम दोगे क्या। पर सेंटारो कहता है कि तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। स्कूल के बाद घर जाकर होमवर्क करोगे या फिर यहाँ पर बर्तन मांजने का इरादा है तुम्हारा, ये पढ़ाई करने की उम्र है तुम्हारी। कहकर वो शीना को थोड़े पैनकेक्स देता है जो कि जरा डैमेज्ड हो चुके थे। लगता है वो रोज इस तरह के पैनकेक्स शीना को देता है। अगले दिन फिर नानी दुकान पे आ जाती है तो सेंटारो कहता है कि अरे आप फिर आ गई, मैंने कह दिया ना कि आपके लायक यहाँ पर काम ही नहीं है। नानी कहती नहीं नहीं मैं उसके लिए नहीं आई बेटा, कल तुमने मुझे जो पैनकेक दिया था वो बड़ा टेस्टी था, लेकिन उसके बीच में जो तुमने स्वीट बीन पास्ता लगाया था वो उतना ठीक नहीं था। बीन पेस्ट तुम खुद बनाते हो या फिर किसी और दुकान से खरीदते हो। नानी बीन पेस्ट बनाना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत वक्त भी लगता है उसमें, इसीलिए मैं कहीं और से खरीदता हूँ। मुझ में उतना टैलेंट तो नहीं है कि मैं बढ़िया स्वीट बीन बना पाऊँ, इसलिए बाहर से खरीदना पड़ता है। अब नानी कहती है कि नहीं रे, अगर तुम अच्छी क्वालिटी का बीन पेस्ट खुद अपने हाथों से बनाओगे ना तो उसका टेस्ट तुम्हारे पैनकेक्स के टेस्ट में चार चांद लगा देगा और फिर देखना तुम्हारे कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे, ये मेरा दावा है। ये लो मेरे हाथ का बना बीन पेस्ट, इसको एक बार चख कर बताना कि स्वाद कैसा लगा तुम्हें। कहकर वो सेंटारो को एक बॉक्स देकर चली जाती है। तो सेंटारो भी उसको साइड में रखकर अपना रोज का काम कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों उस बॉक्स में जो बीन पेस्ट है ना उसकी इतनी लाजवाब खुशबू आती है कि सेंटारो से रहा नहीं जाता और वो आराम से बैठकर उससे पहले स्मेल करता है। ऐसा बढ़िया अरोमा उसका कि आज तक उसने किसी भी बीन पेस्ट में नहीं पाया था। वो फिर वो उसको जरा चखता है दोस्तों तो एकदम से दंग रह जाता है कि ये बीन पेस्ट है या फिर जादू। वो बार बार उसे खाने लगता है और तब उसे एहसास होता है कि मैंने नानी को अंडरस्टिमेट कर दिया। ऐसा बीन पेस्ट तो शायद कहीं बनता होगा। अगले दिन वो नानी की राह देखने में लग जाता है और तब नानी को देखकर वो कहता है कि अच्छा वो नानी आप आ गई, मैंने तो सोचा था कि आप वापस आएंगी नहीं। कल आप जो वो बीन पेस्ट देकर गई थी ना उसे मैंने चखा था, चखा क्या बल्कि चखते चखते पूरा डब्बा खाली कर गया। ऐसा फ्लेवरफुल और लाजवाब बीन पेस्ट मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई बनाता भी है। सच में नानी आप जरूर कोई कुकिंग एक्सपर्ट ही होंगी। इस तरह से वो नानी की तारीफ करता थकता नहीं दोस्तों, लेकिन वो बहुत ही सादगी के साथ कहती हैं बेटा इसमें कोई जादू नहीं है, इसे बस इसके तरीके से और सब्र से बनाना होता है जो शायद आज के जमाने में किसी और के बस के है ही नहीं। मैं लगभग 50 सालों से इस तरह का बीन पेस्ट बना रही हूँ, मुझे एक नौकरी की जरूरत है
इसलिए तुम्हें परेशान करती हूँ। माफ कर दो बेटा अगर तुम्हें मुझे काम नहीं देना तो। अरे नानी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपकी नौकरी भी पक्की और एक डिसेंट पगार भी पक्का आपका। आप कल एक काम कीजिए, सुबह 8 बजे दुकान में आ जाइए, क्योंकि हमारी दुकान लगभग 11 बजे खुलती है, ठीक है? पर नानी कहती है बेटा अगर तुम्हें 11 बजे दुकान खोलनी है तो कम से कम 5 बजे इस स्वीट बीन पेस्ट को बनाने का काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस है और वक्त भी लगता है। सेंटारो कहता है ठीक है, तो कल सुबह 5 बजे मिलेंगे। अगली सुबह ठीक 5 बजे दोस्तों, ना ही 1 मिनट इधर ना ही 1 मिनट उधर, ठीक 5 बजे नानी दुकान पे पहुंच जाती है। नानी वक्त की बहुत पक्की है दोस्तों और बहुत ही डिसिप्लिन भी। यही नहीं, वो हर काम को बहुत ही परफेक्ट और सफाई के साथ करती है। अब वो सेंटारो को करके दिखाती है कि इस बीन पेस्ट को स्टेप बाय स्टेप ठीक कंसिस्टेंसी में किस तरह बनाना होता है। तो आए हम भी एक डेमो देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो रेड बीन्स को वो धोती है, उसमें से कुछ डैमेज्ड या सड़े हुए होते हैं जिन्हें वो चुन चुन के निकाल कर फेंकती है और बताती कि बेटा अगर एक भी बीन खराब हुआ तो उससे पूरे पेस्ट का स्वाद खराब हो जाएगा। और फिर अच्छे से धोने के बाद उसे निकाल कर धीमी आंच में उबालती है, फिर कुछ देर में उसको निकाल कर छानती है और फिर उसे कुछ देर के लिए पकाती है। पकाते वक्त उसका जो खुशबू होता है ना, उसके हिसाब से वो भांप लेती है कि बीन्स पका है या फिर नहीं। और पकाने के बाद उसमें ऊपर ही ऊपर एक परत जम जाती है, जिसे निकालने के लिए वो नल को धीमा सा खोलकर उसके नीचे बीन वाले बॉल को रख देती है। उसके बाद दूसरे बर्तन को स्टोव पर रखकर उसमें थोड़ा पानी और शक्कर मिक्स करके उसमें रेड बीन्स को डालती है। फिर उसे लगभग 2 घंटे धीमी आंच में अच्छे से पकाती है। फिर उसे खोलकर बहुत ही धीरे से मिक्स करने को कहती है। और दोस्तों इस काम को करते करते ना वो बारीक सी बारीक बातों पर भी इतना ध्यान देती है, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी स्टेप अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो स्वाद भी इधर उधर हो जाएगा। इस तरह बहुत ही ध्यान से वो बीन पेस्ट को बनाकर एक ट्रे में डाल देती है। तो इस तरह बन के तैयार होता है बीन पेस्ट। उसके बाद सेंटारो पैनकेक्स तैयार करता है। सुबह से लेकर अब तक दोनों भूखे पेट ये सारा काम कर रहे थे। अब सेंटारो दोस्तों एक पैनकेक में बीन पेस्ट लगाकर उस पर दूसरा पैनकेक रखकर नानी को देता है और खुद भी खाने लग जाता है। दोनों जिस चाव के साथ खाते हैं ना, उसको देखकर तो दोस्तों हमें भी खाने का मन हो जाता है। खाते खाते सेंटारो कहता है कि नानी आप भी ग्रेट हो और आपका ये बीन टेस्ट भी ग्रेट है। सारा काम खत्म करने के बाद नानी चली जाती है और सेंटारो कस्टमर्स के लिए अपनी दुकान खोलता है। फिर एज यूजुअल सबसे पहले तो वो 3 स्टूडेंट्स आती है। पैनकेक्स का ये नया स्वाद उन्हें भी दोस्तों बड़ा पसंद आ जाता है और हमेशा की तरह वो सेंटारो की टांग खींचती है कि बीन पेस्ट में आपने क्या जादू डाल दिया है, आज तो इसका स्वाद बड़ा ही लाजवाब लग रहा है। यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए कोई खास मसाले तो नहीं डाल दिया आपने इसमें, और आज आपका चेहरा भी इतना ब्राइट है, क्या बात है, कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या? इस तरह वो खूब चिढ़ाती है उसको दोस्तों। और रोज तो सेंटारो एकदम अकड़ कर काम करता था, लेकिन आज उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है जिसको देखकर वो कहती है कि अरे वाह, अपने हीरो को तो हंसना भी आता है। तब एक कस्टमर आती है और कहती है कि मैं अभी अभी तुम्हारी दुकान से पैनकेक्स लेकर गई थी, बहुत ही टेस्टी थे, मुझे और चाहिए। ये कहकर वो काफी सारे पैनकेक्स पार्सल करके लेकर जाती है। नॉर्मल दिन से 2 गुने कस्टमर दोस्तों आज दुकान में आए थे और बीन पेस्ट वाले पैनकेक्स खाकर सभी के चेहरे खिल गए थे। ये सब देखकर तो सेंटारो भी बड़ा खुश होता है, जिसकी वजह से सच में उसका चेहरा जरा ब्राइट लगता है। शीना भी इस बात को नोटिस कर लेती है। वो भी कुछ पैनकेक्स घर लेकर जाती है और उन्हें खाकर उससे भी एहसास हो जाता है कि पैनकेक्स का स्वाद काफी बदला हुआ है और उसके नए स्वाद का कारण है पैनकेक्स के बीच में स्प्रेड किया हुआ वो टेस्टी बीन पेस्ट। दोस्तों शीना के बारे में बताना हो तो उसके पापा गुजर चुके हैं, सिर्फ माँ है, लेकिन माँ को उसके लिए फुर्सत ही नहीं है, हमेशा शराब पीती रहती है। अभी भी वो शीना के बुक पर शराब गिरा देती है, जिससे शीना को बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी माँ से बात तक नहीं करती, बहुत अकेली महसूस करती है वो। लेकिन उसके पास एक पेट बर्ड है जिसके साथ वो अक्सर बातें करती है। यहाँ से सीधे सेंटारो की दुकान को दिखाते हैं कि नानी फिर दोस्तों बीन पेस्ट बना रही है। बीन्स को पकाते पकाते वो बर्तन का ढक्कन जरा खोल कर कहती है कि सुनो मेरे लाडलो, धीमी आंच पे रखा है मैंने तुम लोगों को, इसलिए सब्र से और ठीक ठीक पक जाना, ना कम ना ज्यादा, बल्कि जैसा मैं कहूँ बिल्कुल उसी तरह पक कर तैयार होना, समझे बच्चों? इस तरह बीन से बात करने लगती है तो सेंटारो कहता है कि ये क्या कर रही है नानी, बर्तन खोलकर किससे बात कर रही हो? नानी कहती है कि बेटा ये मेरी आदत है बस, वैसे कुकिंग में हर इंग्रेडिएंट में जान होती है, इसलिए उन्हें प्यार से हैंडल करना होता है, तभी तो वो हमारा साथ देंगे और इसी प्यार से खाने का स्वाद बढ़ता है। वैसे नानी सारा काम बहुत ही लगन और प्यार से करती है, लेकिन बुजुर्ग है ना, जल्दी थक भी जाती है, तो थकान के मारे कभी कभी वो इस कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर में फिर काम में लग जाती है।
क्योंकि लगन है। काम खत्म करने के बाद जब सेंटारो दुकान का पर्दा हटाकर देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि दुकान के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी होती लंबी। ऐसा उसकी दुकान के इतिहास में पहली बार कभी हुआ नहीं था कि कस्टमर्स उसकी दुकान खोलने के इंतजार में इतनी लंबी लाइन लगा के बैठे हुए हैं। कल एक दिन इस स्पेशल बीन पेस्ट वाले पैनकेक्स खाने के बाद इतने सारे कस्टमर्स आ गए हैं ना, ये जानकर तो सेंटारो की खुशी दोगुनी हो जाती है। और ये सब किसकी बदौलत? नानी की बदौलत। तो वो नानी से कहता है कि नानी आज प्लीज थोड़ी देर के लिए आप कस्टमर्स को सर्व करने में मेरी मदद करेंगी, मुझसे इतने सारे कस्टमर्स संभाले नहीं जाएंगे। नानी भी बड़े प्यार से मान जाती है और सेंटारो की मदद करती है। लगता है एक ही दिन में सेंटारो का पैनकेक्स काफी फेमस हो गया, उसकी शॉप भी। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेंटारो घर पर होता है तो उस दुकान की मालकिन आती है और कहती है कि लगता है दुकान जोरों शोरों से चलने लगी है। सेंटारो भी कहता है कि हाँ, मैंने एक नानी को काम पे रखा हुआ है जिनके बनाए हुए बीन पेस्ट की वजह से इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। पर ओनर कहती है कि उस बूढ़ी औरत के बारे में मैंने जो बातें सुनी है, अगर वो सच है तो उसकी वजह से हमें दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। उस औरत को कुष्ठ रोग है जिसका असर उसके हाथों में दिखता है। कल मेरी फ्रेंड यहाँ पर आई थी तब उसने मुझे बता लिया। अगर देखो लोगों को ये बात पता चल गई तो कोई तुम्हारे पैनकेक्स खरीदने कभी नहीं आएगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी। तुम चुपचाप उस बूढ़ी को काम से निकाल दो बस। तो सेंटारो कहता है कि शायद बहुत पहले उन्हें कोई बीमारी रही होगी जिसकी वजह से उनके हाथ ऐसे हो गए, लेकिन फिलहाल तो वो एकदम तंदुरुस्त है। कुष्ठ रोग होता तो बहुत ही कमजोर होती, ना कितनी मेहनत करती कभी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर नानी ना होती ना तो हमारी दुकान पे रोज 4 या 5 कस्टमर्स आते हैं, वो भी मुश्किल से। पर देखो उनके आने के बाद कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, समझी? इस पर ओनर पूछती है कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसे कुछ नहीं है, उसका अता पता भी है तुम्हारे पास? तो सेंटारो उसे एक लेटर देता है जिसमें नानी ने अपना पता लिखा हुआ था। तो उस एड्रेस को देखकर ओनर कहती है कि देखा, ये जगह कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी है, वहीं से आती है बुढ़िया। तुम कल ही उसको नौकरी से निकाल दो वरना तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। असल में दोस्तों, ओनर ने सेंटारो को उधार दिया था जिसे वो अभी तक चुका नहीं पाया। उस उधार को चुकाने के लिए ही सेंटारो को उसकी दुकान में काम करना पड़ रहा है। अब नानी के लिखे हुए लेटर को टच करने की वजह से ओनर हाथ को सैनिटाइजर से साफ करने लग जाती है और कहती है कि कल उसको निकाल देना बस। ये कहकर वो चली जाती है और सेंटारो को इतना गुस्सा आता है कि वो तो तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है। फिर छत पर जाकर सोचने लगता है कि अब क्या होगा। असल में जब से नानी ने दुकान में काम करना शुरू किया है ना, सेंटारो की उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और वो नानी को खोना नहीं चाहता। और तो और कस्टमर्स के चेहरों पे खुशी देखकर वो भी बड़ा खुश था और नानी के आने के बाद से ही दुकान में बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलने लगा था। लेकिन ये ओनर तो नानी को निकालने पे तुली हुई है। वो सारी बातें सोचकर एकदम से टूट जाता है कि कल मैं किस मुंह से नानी को ये बात कहूंगा कि आप दुकान में मत आइए। वो बहुत परेशान होकर शराब पीता है। अगली सुबह नानी उसे फोन करती है कि बेटा मैं दुकान पर आ चुकी हूँ, तुम कहाँ पर हो? सेंटारो परेशान हो जाता है कि अब वो नानी को कैसे बताए कि वो उसे दुकान में काम पे नहीं रख पाएगा। वो बेचारा कहता है कि नानी सॉरी, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। आप भी एक काम कीजिए, आज के लिए छुट्टी लेकर चले जाइए, कल बात करेंगे। नानी कहती है ठीक है बेटा, आज तुम आराम कर लो, मैं खुद दुकान खोलती हूँ और आज का काम और कस्टमर्स खुद संभालूंगी। सेंटारो दुविधा में पड़ जाता है कि क्या करे। नानी की मासूमियत उसे बखूबी दिखाई देती है, लेकिन वो ओनर की मर्जी के खिलाफ कुछ कर नहीं पाता। थोड़ी देर वो सोचता है, लेकिन आखिर में उसका ज़मीर जीतता है दोस्तों। वो फैसला कर लेता है कि चाहे जो भी हो जाए, नानी तो मेरे साथ ही काम करेगी। वो नानी से कहता है कि नानी आप दुकान खोलकर काम शुरू कीजिए, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं आ जाऊंगा। यहाँ नानी दुकान खोलकर बर्तन वगैरह साफ करने के बाद बीन पेस्ट और पैनकेक्स भी खुद ही बनाकर तैयार रख लेती है। फिर जब वो दुकान खोलती है तो ढेरों कस्टमर्स पैनकेक्स खाने आते हैं और खासकर वो 2 पैनकेक्स के बीच में उस स्वादिष्ट बीन पेस्ट को स्प्रेड करके खाने में उन्हें जो मजा आता है ना, वो तो देखते ही बनता है। असल में नानी को अभी नहीं बल्कि तब कुष्ठ रोग हुआ था जब वो बहुत ही यंग थी, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक भी हो गई थी। लेकिन उस बीमारी की वजह से उनके हाथों का यह हाल हो गया था। बाकी तो वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन नानी के हाथों को देखकर ही उस ओनर की फ्रेंड ने कहा था कि उन्हें कुष्ठ रोग है। दोस्तों एज यूजुअल शीना दुकान में आती है। वो नानी को पहली बार देख रही होती है और कहती है अच्छा नानी, तो आप ही हैं दुकान के नई पार्ट टाइम वर्कर, वैसे सेंटारो कहाँ है? नानी कहती है कि बेटा वो जरा बीमार है, आज उसने छुट्टी ली है। आज मैं खुद पैनकेक्स बनाकर कस्टमर्स को सर्व कर रही हूँ, लेकिन सेंटारो की तरह मुझे पैनकेक्स बनाना नहीं आता, मेरे वाले पैनकेक्स थोड़े जले हुए निकले हैं। नानी के साथ बातें करते हुए दोस्तों शीना को बड़ा अच्छा लगता है। असल में बहुत ही कम उम्र में नानी को कुष्ठ रोग हो गया था।
उस वक्त कुछ रोग से पीड़ित लोगों को अलग जगह पर बंद करके रखा जाता था, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। वो शीना से कहती है कि पक्षियों को हमेशा आजाद कर देना चाहिए बेटी, उन्हें पेड़ों पर घर बनाकर आजाद जिंदगी जीने के लिए बनाया गया है। इस तरह नानी बहुत सी बातें शीना के साथ शेयर करने लग जाती है। सब कुछ सुनकर शीना कहती है कि ठीक है, मैं भी एक बर्ड को पाल रही हूँ नानी, पर हमारे मकान मालिक को तो पेट एनिमल्स, बर्ड्स कुछ भी पसंद नहीं। वो मुझे घर पर उस बर्ड को रखने नहीं देते। क्या आप उस बर्ड को अपने पास रखकर उसे पाल लेंगी? नानी कहती कि हाँ, इस दुनिया में हर जीव जंतु के लिए जगह होती है और होनी भी चाहिए। तुम अपना बर्ड लाकर दे दो मुझे, मैं उसे शौक से पाल लूंगी। इस तरह पहली मुलाकात में शीना और नानी के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अगले दिन दोस्तों जब सेंटारो दुकान में आता है तो नानी अब भी पूरे जोश के साथ काम कर रही होती है। सेंटारो तो हैरान रह जाता है और पूछता है, कल पूरा दिन आपने दुकान और कस्टमर्स को संभाला और आज सारा काम भी अकेले कर लिया? वाह, और वो भी उतनी चुस्ती के साथ, कैसे कर लेती हैं आप? नानी भी कहती है कि बेटा थकान तो होती है, लेकिन यूं ही आराम से बैठे जाने से जिंदगी बेकार निकल जाती है। जो काम पसंद हो ना उसे करने में कैसी थकान। पर एक बात के लिए मुझे माफ कर दो बेटा, कल ना मेरे थोड़े पैनकेक्स जल गए थे। हाँ, पर बीन पेस्ट के स्वाद की वजह से शायद कस्टमर्स को कुछ पता ही नहीं चला। क्या है ना, मुझे तुम्हारी तरह अच्छे से पैनकेक्स बनाना नहीं आता। सेंटारो कहता है, कोई बात नहीं नानी, अगर पैनकेक्स पूरे भी जल गए होते ना तो भी आपके बीन पेस्ट का स्वाद बाकी सारी कमियों को भुला देता। वैसे बेटा एक बात बताऊं, इसके बावजूद भी मैंने पैनकेक्स का जरा सा भी बैटर वेस्ट नहीं किया। उसके भी पैनकेक्स बनाकर सारे के सारे बेच भी डाले, यहाँ तक कि मुझे बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड भी रखना पड़ गया। इस तरह नानी बहुत ही इनोसेंटली और क्यूटली सेंटारो को कल की सारी बातें बताने लग जाती है। ऐसी इंसान को सेंटारो कैसे काम से निकाल सकता है बताओ। लेकिन वो कहना शुरू करता है कि नानी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर तो हमें घबराहट होती है कि कहीं ये नानी को जाने के लिए कह ना दे, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करता, बल्कि कहता है कि नानी, कल से सिर्फ बीन पेस्ट बनाना ही आपका काम नहीं है, बल्कि कस्टमर्स को सर्व भी आप ही करेंगी। बाकी इस जगह की साफ सफाई, बर्तन धोना, वो सब मैं कर लूंगा। इस पर नानी चौंक जाती है और उन्हें खुशी भी होती है, क्योंकि असल में नानी कई जगहों पे काम कर चुकी थी। वहां उन्हें बाकी सारे काम दिए जाते थे, लेकिन उनके हाथों को देखकर कोई उन्हें कस्टमर्स को सर्व करने को काम नहीं देता था। लेकिन यहाँ देखो, सेंटारो उन्हें वो काम देना चाहता है, तो नानी बड़ी खुश होती है कि सेंटारो उन्हें अपनी तरह एक इंसान मानता है। वो कहता है कि मैं आपकी पगार भी बढ़ा दूंगा नानी, आप कहीं और नौकरी के लिए मत जाना, मुझे आपकी जरूरत है। नानी भी एकदम क्यूटली स्माइल करके कहती है, थैंक यू बेटा, तुम देखना मैं बढ़िया सर्व करूंगी कस्टमर्स को। तो कई सारे कस्टमर्स आकर पैनकेक्स खाते हैं, कुछ तो पार्सल करके लेकर जाते हैं। उसके बाद वो 3 स्कूल स्टूडेंट्स आती हैं, वो भी नानी के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। उनके जाने के बाद भी दोस्तों शीना वहां पर बैठी होती है, तो नानी पूछती है कि तुम स्कूल नहीं जाओगी क्या बेटा? शीना कहती है कि नहीं नानी, मैं थोड़ा लेट जाऊंगी। वैसे आपके हाथों को हुआ क्या है? इस पर तो एक पल के लिए सेंटारो थोड़ा डगमगा जाता है कि ये शीना ने क्या पूछ लिया, कहीं नानी दुखी ना हो जाए। लेकिन नानी अपना काम करते हुए एकदम नॉर्मली कहती है कि बेटा, टीनेज में मुझे कुष्ठ रोग हो गया था। रोग तो बाद में निकल भी गया, लेकिन मेरे हाथों का ये हाल ऐसा ही रह गया। उनकी बातें सुनकर शीना स्कूल जाती है और वहाँ लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कुष्ठ रोग से संबंधित एक बुक पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को अलग कॉलोनीज में रखा जाता था। 1980 में जाकर कानून बने कि उन्हें इस तरह अलग कॉलोनीज में रखना उनके मानव अधिकारों के खिलाफ है। तब तक दवा भी बन चुकी थी जिससे कि जल्दी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। कानून के अनुसार उन्हें भी नॉर्मल इंसानों की तरह इस समाज में जीने का अधिकार है, इसीलिए उनके साथ भेदभाव करना गलत है। लेकिन कई साल पहले जो लोग रोग से पीड़ित हुए थे, उनमें से किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का चेहरा, इस तरह बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बिगड़ चुका था या नष्ट हो चुका था। ये सारी बातें फोटोज के साथ उस बुक में डिटेल में बताई गई थी। शीना उस बुक को बड़े ध्यान से देखती है और पढ़ती भी है। अगले दिन सेंटारो और नानी रोज की तरह पैनकेक्स और बीन पेस्ट रेडी करने दुकान में आते हैं, लेकिन आज एक भी कस्टमर नहीं आता। सेंटारो तो समझ जाता है कि जरूर ओनर की फ्रेंड ने अफवाह फैला दी होगी कि नानी को कुष्ठ रोग है, इसलिए कोई दुकान पे पैनकेक्स खरीदने के लिए नहीं आया। पर वो नानी को सच बताकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था और कहता है कि जाड़े का मौसम आने वाला है, तो हर साल इस टाइम में कस्टमर कम ही आते हैं वैसे। पर नानी कहती है कि बेटा, कैसी बात कर रहे हो, मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं? क्या मैं नहीं जानती कि ठंड में लोग गर्मा गर्म बीन पेस्ट पैनकेक्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं? पर तुम हो कि एकदम उल्टा बोल रहे हो। सेंटारो उदास होकर बाहर चला जाता है और स्मोक करने लगता है। यहाँ नानी दुकान के पास आते हर कस्टमर को देखकर खुश होती कि चलो ये पैनकेक्स लेने के लिए आ रहा है। वो हंसकर उनका स्वागत भी करती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं ना,
तो नानी मायूस हो जाती है। ये सब देखकर सेंटारो को बड़ा दुख होता है। उससे नानी के चेहरे पर उदासी देख ही नहीं जाती और कहता है कि आज आप छुट्टी ले लीजिए नानी, मैं भी घर जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज कोई कस्टमर आएंगे। और सेंटारो का चेहरा देखकर नानी समझ जाती है कि कस्टमर यहाँ क्यों नहीं आ रहे। वो अपना शेफ अप्रन उतार कर दुख भरी नजरों से सेंटारो को देखती है और कहती है, मैं चलती हूँ बेटा, फिर कभी मौका मिले तो मिलेंगे। ये कहकर वो दुकान से निकल जाती है। उन्हें जाते देखकर तो सेंटारो टूट ही जाता है। घर जाकर भी उसको चैन नहीं आता। अगले दिन वो दुकान पर आता है और अकेला ही बीन पेस्ट तैयार करता है, पर किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। तब एक पोस्टमैन आकर उसे एक खत देता है जो नानी ने लिखा था। नानी ने बहुत इमोशनल होकर लिखा होता है, जिसे उनके वॉइस ओवर में सुनाया जाता है। असल में उनकी जवानी में उन्हें ये बीमारी हो गई थी। तब से वो अलग कॉलोनी में रहती थी। बाहर की दुनिया से उनका जैसा कोई नाता ही नहीं था। बिल्कुल पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह जिंदगी गुजारने लगी थी वो। वहां रहने वाले हर इंसान की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उन्हें दूसरे इंसानों के साथ घुल मिल कर रहने का मौका मिले। इस तरह अछूत बनकर समाज से अलग ना किया जाए। वो एक आम इंसान की जिंदगी बसर करना चाहते थे। यही नानी की भी ख्वाहिश रही थी, लेकिन समाज ने उन्हें कभी इंसान का दर्जा दिया ही नहीं। उन्हें अछूत या महिला समझकर अपने से दूर रखा। इससे उनके दिल को इतना दुख पहुंचा कि ये सब लेटर में नानी ने लिखा होता है। लेकिन इस तरह के दुख, दर्द और वेदना के बावजूद जब तुमने मुझे अपने जैसा इंसान समझा बेटा, और मुझे एक इंसान को मिलने वाली मर्यादा दी, तो मेरा जी भर आया। तुम्हारा ये गुण मुझे भा गया। मुझे इंसान की तरह फील करने का तुमने जो मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर मेरा बेटा होता तो शायद तुम्हारी उम्र का होता। मैं तो तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ। तुम देख लेना, एक न एक दिन तुम स्वीट बीन पेस्ट को खुद ही बनाने में माहिर हो जाओगे। तुम अपनी खुद की दुकान लगाकर उसे बढ़िया से चला भी पाओगे, मुझे इसका पूरा यकीन है। मुझे बस एक बात का अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारी दुकान पे जो थोड़े बहुत कस्टमर्स आते थे, वो भी आना बंद हो गए। इस बात से तुम्हारा दिल कितना दुख रहा होगा मैं समझ सकती हूँ बेटा। इस बूढ़ी औरत की भूल को माफ कर दो। इस तरह उन्होंने बहुत ही इमोशनल होकर लिखा होता है, जिसे पढ़कर सेंटारो अपने आंसू रोक नहीं पाता। तब शीना एक बैग लेकर आती है और सेंटारो से कहती है, नानी ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरा बर्ड लेंगी, मैं वही लेकर आई हूँ। और तो और मैंने अपना घर छोड़ दिया, अब मैं वहां नहीं रह सकती। सेंटारो पूछता है, घर छोड़ दिया तो कहाँ रहोगी अब? शीना कहती है, मेरी फ्रेंड्स एक अपार्टमेंट में रहती है, मैं उन्हीं के साथ रह लूंगी कोई पार्ट टाइम जॉब करके, और फिर अपना खर्च निकाल लूंगी। वैसे नानी नहीं दिख रही, कहाँ गई? सेंटारो कहता है, वो चली गई है, अब दुकान में नहीं आएंगी वो। ये सुनने के बाद शीना उदास हो जाती है और पूछती, क्या आप उनको देखने गए थे या कोई फोन आया था उनका? सेंटारो ना में जवाब देता है तो शीना कहती है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं नानी को देखना चाहती हूँ, मुझे ले चलोगे क्या? सेंटारो भी नानी को देखने जाने वाला था। अब दोनों उन्हें देखने जाते हैं। वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ वो लोग रहते हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, लेकिन फिलहाल ठीक हो चुके हैं। उन्हें भले ही समाज में इंटीग्रेट कर दिया गया है, लेकिन अब भी ऐसे कुछ परिवार हैं जो अपने परिवार में ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहते, खासकर बुजुर्गों को। यहाँ वही लोग रहते हैं। वहां जाकर सेंटारो और शीना रियलाइज करते हैं कि वो सभी बिना किसी टेंशन के आराम से हंसी खुशी जी रहे हैं। नानी ने सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा सेंटारो और शीना को देख पाएगी। उनको देखकर नानी बड़ी खुश होती है और पूछती है कि अरे बताओ दुकान कैसी चल रही है? सेंटारो चुप रहता है और तब शीना उन्हें अपना बर्ड देती है। वो बहुत ही खुश होती है और कहती है, तुम्हारे लिए इसे मैं संभाल कर रखूंगी बेटी। वैसे आज मेरे पति की बरसी है, आज तुम्हारे हाथ से बर्ड गिफ्ट पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। वो बताती है कि शादी के कुछ ही महीनों में मेरे पति का देहांत हो गया था। नानी दोस्तों वैसे प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन तब उन्हें डर था कि उन्हें जो बीमारी थी वो उनके बच्चे को ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपना बच्चा गिरा दिया। इस तरह अपने पास्ट की सारी बातें बताकर वो अपना दिल हल्का कर लेती है। शीना पूछती है, आप किस उम्र में यहाँ पर आई थी वैसे? तो नानी बताती है कि तब मैं शायद तुम्हारी उम्र की थी बेटी। अचानक एक दिन मेरी माँ और मेरा भाई गांव से मुझे यहाँ पर लेकर आए। तब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी थी और मुझे एहसास हो गया था कि ये लोग मुझे यहाँ छोड़कर जाने वाले हैं। मैं रोई चिल्लाई कि प्लीज मुझे घर लेकर चलो, लेकिन उन्हें शायद मेरी चिल्लाहट सुनाई ही नहीं दी। वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और फिर यहाँ तो मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था और मुझे लगता था कि उसी कमरे में मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वैसे नानी दोस्तों सच्ची कहानी बता रही है, क्योंकि कुष्ठ रोगियों के साथ इस तरह का बदतर सलूक किया जाता था। उनकी कहानी सुनकर सेंटारो और शीना को बड़ा दुख होता है और तब वहाँ पर नानी की एक फ्रेंड आती है जो खुद उस कॉलोनी में रहती है। वो सेंटारो को बताती है कि नानी रोज दुकान से लौटकर सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके पैनकेक्स की दुकान के बारे में बातें करती थी। आज तो इन्होंने एक खास डिश बनाया, उसे जरा तुम दोनों टेस्ट करो, कहकर उन्हें वो डिश देती है।
उसका स्वाद दोस्तों मुंह में लगकर दिल में उतर जाता है, इतना खास होता है वो। संटारो उस डिश का नाम पूछता है तो नानी उसे कोई नाम बताती है। वो कहता है कि कैसे बनाया जाता है ये। नानी उसको ठेंगा दिखाते हुए कहती है कि वाह बेटा, सब कुछ मुझसे सीख लोगे और फिर अपनी दुकान पे उसे बनाकर पैसे लूटोगे, है ना। मैं तो अपनी खुद की दुकान खोलूंगी और वहां ये सारे डिशेस बेचूंगी। इस तरह वो काफी मजाक करती है दोस्तों। फिर वो संटारो और शीना को उस डिश का रेसिपी बताती है और कहती है तुम इसे भी अपनी दुकान में ट्राई करना, लोगों को देखना बहुत अच्छा लगेगा। बेटा मैं एक बार फिर तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे वो इज्जत दी जो एक इंसान दूसरे इंसान को देते हैं। मुझे इंसान होने का एहसास दिलाने के लिए थैंक यू। ये सुनकर तो सेंटारो फूट फूट कर रोता है, बेचारा बड़ा दुखी है। नानी पूछती है तुम इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो, लेकिन सेंटारो के गले में जैसे कोई भारी चीज अटक कर उसकी आवाज को रोक रही थी। वो कुछ बोल नहीं पाता। आज तक सेंटारो अकेला ही जी रहा था। इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। असल में वो एक बार में काम करता था पहले, जहाँ किसी कस्टमर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से सेंटारो को जेल भेजा गया। रिहा होने के बाद उसने ईमानदारी की जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन उसने बहुत सारा उधार ले रखा था और साहूकार लोग उसे परेशान कर रहे थे कि हमारे पैसे लौटाओ। इसीलिए उसे मजबूरन उस पैनकेक शॉप की ओनर से एक मोटी रकम उधार लेनी पड़ी, जिसके बदले में वो उस दुकान पे काम कर रहा था। और देखा, सिर्फ नानी की बदौलत उसकी लाइफ में थोड़ी खुशी आई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो खुशी भी ज्यादा दिन नहीं रही। यही सोचकर वो रो रहा होता है। उसको देखकर नानी भी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में सेंटारो अपनी दुकान में काम कर रहा होता है और शीना उसके लिए पार्ट टाइम काम करने लग जाती है। और तभी वहां पर ओनर एक आदमी को लेकर आती है और कहती है मैं इस दुकान को रिमॉडल करने जा रही हूँ। वैसे कल से इस दुकान में दूसरे डिशेस बनाए जाएंगे और ये हमारा नया शेफ है, बहुत ही टैलेंटेड है और कल से यह डिशेस बनाएगा। तुम इसके असिस्टेंट। वो कहती है हाँ, अगले महीने मैं इस दुकान को रिमॉडल करने जा रही हूँ, फिर शायद यहाँ पर पैनकेक्स नहीं बनेंगे। ये सुनकर तो सेंटारो के समझ में आता ही नहीं कि वो क्या करे। अगले कुछ दिन सेंटारो दुकान पे जाता ही नहीं, घर पर ही पड़ा पड़ा शराब पीता है। एक महीने के बाद उस दुकान को रिमॉडल किया जाता है, जिसे शीना भी देखती है और वो भी बहुत परेशान होती है। मन को थोड़ा सुकून तो मिले ये सोचकर सेंटारो और शीना नानी को देखने जाते हैं। वहाँ नानी की फ्रेंड उन्हें जो खबर देती है ना, उसे सुनकर उनका बचा कुचा सुकून भी जैसे खो जाता है। 3 दिन पहले नानी का देहांत हो चुका था और उनका फ्यूनरल भी हो चुका है। ये दोनों तो टूट टूट कर बिखर जाते हैं। नानी की फ्रेंड बताती है कि बुढ़ापे की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और हम उन्हें हॉस्पिटल भी ले गए। जाने से पहले उन्होंने एक रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड किया था और कहा कि सेंटारो आए तो उसको ये रिकॉर्डर दे देना। तो वो सेंटारो को एक रिकॉर्डर देती है जिससे वो प्ले करता है। उसमें नानी ने सबसे पहले शीना से माफी मांगी होती है कि तुम मुझे जो बर्ड संभालने को दे रही थी उसे मैंने आजाद कर दिया बेटा। मुझे कभी कभी उस बर्ड की आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे कि वो गा रही है। शायद सच में वो गा रही थी। मैंने उससे बात करना शुरू किया तो वो कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। अब बेटा मैं खुद भी उसी तरह के हालात से गुजर चुकी हूँ और एक पिंजरे में बंद जिंदगी कितनी बदतर होती है ये मैं बखूबी जानती हूँ। इसीलिए उसकी वेदना भरी आवाज मुझसे सही नहीं गई और मैंने उसे आजाद कर दिया। इसीलिए मुझे माफ कर दो शीना। इन बातों से यही लगता है कि बिल्कुल एक छोटे बच्चे का दिल था नानी का। फिर वो सेंटारो के लिए कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो तुम्हारे चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी के वो दिन याद आ गए जब मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया था। यहाँ की ऊंची दीवारों से बाहर निकलकर आजाद घूमने का कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। उम्र भर यहीं पड़े रहने का मुझे जो डर था, वही डर मुझे तुम्हारे चेहरे पे दिखा। मैंने सोचा कि मुझसे जितना बन पड़ेगा उतनी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें तुम्हारे दुख से आजाद करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसीलिए तुम्हें तंग करती रही कि मुझे काम दो काम दो। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे थोड़े बहुत काम तो आई होंगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, आजाद रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नानी के दिल में जो इतना भर भर के प्यार था वो सब कुछ उन्होंने इस रिकॉर्डर में समेट कर इनको दे दिया था। सेंटारो और शीना बहुत इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। फिर वो नानी की कब्र पर जाते हैं। उनकी याद में वहां पर एक पौधा लगाया गया था। दोनों मिलकर नानी को श्रद्धांजलि देकर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि जैसा नानी ने कहा था, सेंटारो ने आजाद हो जाने का फैसला कर लिया था। उसने उस ओनर की दुकान वाली नौकरी छोड़ दी और नानी की उसी कॉलोनी में जाकर एक छोटा सा पैनकेक शॉप खोला था। स्कूल के बाद शीना भी उसकी मदद के लिए उस कॉलोनी में आ जाती है। दोनों मिलकर नानी के बताए हुए तरीके से बीन पेस्ट और उनका वो स्पेशल डिश भी बनाते हैं जिसका रेसिपी नानी ने उनको सिखाया था।